नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 10 ब्लॉक 7 से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फेमिनिज्म इंडियन इंग्लिश राइटर्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म क्या होता है। ओके, तो हिंदी में जो फेमिनिज्म का अर्थ है वो नारीवाद होता है एंड फेमिनिज्म वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द फीमेल से लिया गया है एंड फेमिनिज्म का अर्थ होता है फीमेल या फीमेल से रिलेटेड। मीन्स कि फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जिसका कंसर्न फीमेल के राइट्स की रक्षा करने के साथ है और ये फीमेल राइट्स एंड फीमेल इक्वालिटी के लिए वर्क करता है। एंड फेमिनिज्म के रिगार्डिंग एक फेमस कोटेशन दी है जॉन शावे ने, जिनके अकॉर्डिंग द बेसिक फेमिनिस्ट आइडिया इज दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल वर्थ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। एट दिस लेवल देयर आर नो मेल बींग्स और फीमेल बींग्स बट ओनली ह्यूमन बींग्स। द नेचर एंड वैल्यू ऑफ पर्संस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। इसकी जॉन के अकॉर्डिंग बेसिक फेमिनिस्ट आइडिया ये है कि फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग फंडामेंटल वर्थनेस के बेसिस पर मेल एंड फीमेल में कोई अंतर नहीं है एंड कोई मेल बीइंग नहीं है, कोई फीमेल बीइंग नहीं है, बट ओनली ह्यूमन बीइंग है एंड सब जो है ह्यूमन है। एंड ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, उनकी जो वैल्यूज है वो जेंडर के पक्ष से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जॉन का मानना है कि इंसान का नेचर, उसकी जो वैल्यूज है वो मैटर करनी चाहिए, ना कि उसका जेंडर की कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन वर्दी है, कौन वर्थलेस है। तो ये सब चीजें जो है जॉन ने अपनी इस कोटेशन में बोली हैं कि आपके जो जेंडर बेसिस पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, इंसान की वर्थनेस को उनके जेंडर के बेसिस पर नहीं आंकना चाहिए। तो मैंने ये कोटेशन इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि अगर आप एग्जाम में कोटेशन लिखते हो तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज कोटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इग्नू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोटेशन काफ़ी ईजी भी है, तो कोशिश करो कि आप इसको लर्न कर पाओ। ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि इंडिया में फेमिनिज्म की हिस्ट्री क्या है। तो इंडिया में जो फेमिनिज्म की हिस्ट्री है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बिगिनिंग इन मिड 19th सेंचुरी, सेकंड है फ्रॉम 1915 टू इंडियन इंडिपेंडेंस एंड थर्ड जो फेज है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। तो बारी बारी से तीनों को देखते हैं। तो पहले जान लेते हैं हमारा फर्स्ट फेज जो कि स्टार्ट हुआ था मिड 19th सेंचुरी में। तो ये जो फर्स्ट फेज है, इस दौरान जो रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने इंडियन वुमेन के राइट्स के फेवर में बोला था एंड एजुकेशन एंड जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए गए थे जो हमारा फर्स्ट फेज था उस दौरान। तो बात करते हैं सेकेंड फेज की। तो जो सेकेंड फेज है वो 1915 से इंडियन इंडिपेंडेंस तक रहा है एंड इस बीच गांधी जी के नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, वो सब चले थे। तो इस बीच बहुत सी इंडिपेंडेंट वुमेन ने, मतलब कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने इन वुमेन्स में जो है इमर्ज होना स्टार्ट किया था एंड घर से बाहर निकलकर जो औरतें हैं उन्होंने देश को इंडिपेंडेंट करवाने में अपना सहयोग दिया था। एंड हमारा थर्ड फेज है आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड, जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज भी कहा जाता है। तो ये जो थर्ड फेज है इसका फोकस था वुमेन के साथ आफ्टर मैरिज उसके ससुराल में मतलब कि फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, मतलब कि वुमेन के साथ कोई भी वायलेंस ना हो, मतलब कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, कोई मैरिटल रेप ना हो, कोई रेप क्राइसिस ना हो। इसके अगेंस्ट जो है हमारा जो थर्ड फेज है उस दौरान जो है काम किया गया है एंड इस फेज के दौरान वुमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, वर्क प्लेसेस में, उसको भी बढ़ाने की बात की गई थी एंड वुमेन को उनके वर्क प्लेसेस पे जो है डिग्निटी के साथ ट्रीट करने के लिए आवाज़ उठाई गई थी। तो ये थी इंडिया में फेमिनिज्म की छोटी सी हिस्ट्री। ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं व्हाई फेमिनिस्ट कैनन नीड टू इमर्ज इन इंडिया, यानी कि ये जो फेमिनिस्ट कैनन है ये इंडिया में इमर्ज क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था इंडिया की वुमेन के साथ जो फेमिनिस्ट कैनन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हो गए थे। तो मतलब कि वुमेन ने ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तो मैं आपको बता दूं कि वुमेन की जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वुमेन के साथ बहुत सी एट्रोसिटीज़ होती थी, उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ता था एंड फिर कुछ फेमिनिस्ट रेडिकल्स थिंकर्स थे, उन्होंने फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किए थे, फेमिनिस्ट कैनन शुरू किया था ताकि वुमेन की जो कंडीशन है इंडिया में उसको सुधारा जा सके। तो देख लेते हैं कि वुमेन ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया जिस कारण फिर फेमिनिस्ट कैनन जो है वो इंडिया में इमर्ज हुआ। तो फर्स्ट है चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम। आपको पता है कि वुमेन की पहले बहुत ही अर्ली एज में जो है मैरिज करवा दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम से जो वुमेन सफर कर रही थी। सेकेंड है डॉरी सिस्टम प्रॉब्लम, ये भी आपको पता है। थर्ड है लैक ऑफ विडो रीमैरिज, मतलब कि जो आपकी विधवा हो चुकी हैं औरतें, उनकी रीमैरिज नहीं होती थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी, वो भी प्रॉब्लम वुमेन फेस कर रही थी। एंड फोर्थ थी डाइवोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। फिफ्थ है लैक ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, उस टाइम पे आपकी जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो नहीं होती थी, वुमेन जो है अपनी जाति से बाहर जो है मैरिज नहीं कर सकती थी। एंड सिक्स्थ है पर्दा प्रथा, उस टाइम पे पर्दा प्रथा भी हुआ करती थी, ये भी एक प्रॉब्लम थी जो वुमेन फेस कर रही थी, उनको पर्दे में ही रहना पड़ता था, घर के बाहर वो निकल नहीं सकती थी। एंड नेक्स्ट है पॉलीगैमस मैरिज प्रॉब्लम, इसका मतलब है बहुपत्नी विवाह की समस्या, यानी कि जो मेल होता था वो एक
एक से ज़्यादा मैरिज करता था एंड जो उनकी प्रीवियस जो उनकी वाइफ्स होती है उनके साथ वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोस्टिट्यूशन प्रॉब्लम, ये भी वुमेन को फेस करनी पड़ती थी। 9th है एजुकेशनल प्रॉब्लम, वुमेन को उस टाइम पे एजुकेट नहीं किया जाता था। एंड 10th है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि वुमेन जो है एजुकेटेड नहीं होती थी, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती थी, इनकम का कोई सोर्स नहीं होता था, तो वो कहीं ना कहीं अपने पति पे ही मतलब कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थी। तो उनको कुछ भी चाहिए होता था तो उनके पति जो है वो लिमिटेड ही देते थे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जो है वुमेन फेस कर रही थी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो वुमेन ने फेस की, तो जो हमारी जो फेमिनिस्ट रेडिकल थिंकर्स हैं उन्होंने ये सब चीज़ें झेली भी हैं, उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया। तो उसके बाद फिर फेमिनिस्ट कैनन जो है वो इंडिया में इमर्ज होना शुरू हुआ। एंड हाँ, अगर किसी को पता नहीं है कि फेमिनिस्ट कैनन क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं कि फेमिनिस्ट कैनन का मतलब है कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन या कुछ ऐसे लॉज जो वुमेन की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो होते हैं फेमिनिस्ट कैनन। एंड इसके अंडर आपके जो फेमिनिस्ट रेडिकल थिंकर्स हो गए या राइटर्स हो गए, वो सब इसके अंडर जो है काम करते हैं फेमिनिस्ट कैनन में। ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर में कॉल्ड फेमिनिस्ट, मतलब कि किस टाइप के लिटरेचर को जो है फेमिनिस्ट लिटरेचर कहा जाता है। एंड ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देयर इज नॉर्मल थिंकिंग दैट ऑल वुमेन राइटिंग्स आर फेमिनिस्ट एज दे आर रिटन बाय वुमेन, मतलब कि नॉर्मली जो पर्सन है वो यही सोचता है कि हर वुमेन राइटिंग जो है वो फेमिनिस्ट है बिकॉज उन्हें एक वुमेन के द्वारा लिखा गया है, मतलब कि जो वुमेन ने लिखा है वो फेमिनिस्ट लिटरेचर ही है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट एक फेमिनिस्ट राइटर बनने के लिए फीमेल होना इनफ नहीं है, बल्कि फीमेल में उसकी राइटिंग्स में ऐसी क्वालिटीज भी होनी चाहिए जो उसे फेमिनिस्ट बनाती हैं। मतलब कि जो फीमेल के वेलफेयर के लिए, फीमेल के राइट्स के लिए बात करें, जो कुछ रेवोल्यूशनरी करने की बात करें, वो आपके फेमिनिस्ट राइटर्स होते हैं। आपको सब राइटर्स जो हैं सब फीमेल जो लिखेंगे उन सबको आप फेमिनिस्ट लिटरेचर नहीं बोल सकते। ओके, तो आगे देख लेते हैं कि फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये कैसे मुद्दों पर बात करते थे, एंड इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है उनके मेन मोटिव क्या होते हैं। तो देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आपके फेमिनिस्ट लिटरेचर हो गए या जो आपके फेमिनिज्म हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले है वुमेन आर ह्यूमन बीइंग नॉट सेक्सुअल बीइंग, मतलब कि फेमिनिज्म का मोस्ट बेसिक थॉट यही था कि वुमेन जो है वो कोई सेक्स मशीन नहीं है, कोई सेक्सुअल बीइंग नहीं है जिसे मेल अपने मूड के अकॉर्डिंग जो है अपनी लस्टी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करे। तो फेमिनिज्म का मानना था कि फीमेल को सिर्फ मदर, वाइफ या सिस्टर के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एज ह्यूमन बीइंग देखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिमोन डी ब्यूवर, ये एक फेमस फ्रेंच फेमिनिस्ट थी एंड इनके रिगार्डिंग जो है आपको टॉपिक है MEG 5 में, अगर किसी ने MEG 5 रखा है तो उनको पता होगा। तो ये एक फेमिनिस्ट थी जिन्होंने कहा था कि फीमेल भी मेल जितना पोटेंशियल रखती हैं, इंटेलिजेंस रखती हैं, वो भी क्रिएटिव होती हैं, वो मेल के इक्वल जो है इनोवेशंस कर सकती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो जो हमारे फेमिनिस्ट राइटर्स हैं वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये कन्वे करना चाहते थे कि फीमेल को भी मेल के जितने राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एंड फीमेल को भी एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि वो मेल पर डिपेंडेंट ना रहकर सेल्फ डिपेंडेंट बने, एंड फीमेल को अपनी चॉइस का लाइफ पार्टनर चुनने का, अपनी चॉइस की जॉब करने का, इवन चुनाव तक लड़ने का राइट्स मिलना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिशन ऑफ पैट्रियार्की। तो जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है उनमें अपोजिशन ऑफ पैट्रियार्की आप देख सकते हो, क्योंकि फेमिनिस्ट राइटर्स जो है वो फीमेल के ऑपरेशन का जो कारण है, उसकी जो सफरिंग का कारण है, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को ही मानते हैं। एंड जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं वो पैट्रियार्की को अपोज करते हैं बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें मेल को मास्टर यानी कि सब्जेक्ट और सुपीरियर माना जाता है, एंड फीमेल को स्लेव, इंफीरियर और ऑब्जेक्ट माना जाता है, एंड फीमेल को एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाता है। तो ये पैट्रियार्की के बिल्कुल अगेंस्ट थे जितने भी फेमिनिस्ट थे, एंड ये अपने लिटरेचर्स में इस चीज को रिफ्लेक्ट भी करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। तो फेमिनिस्ट राइटर्स जो है वो उन फैमिली इंस्टीट्यूशंस को अपोज करते हैं जो बर्थ के बाद से ही गर्ल एंड बॉय में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऐसी फैमिलीज जहाँ पर बॉय को एज लिटिल बॉय ट्रीट किया जाता है लेकिन गर्ल को एज मैच्योर वुमेन ट्रीट किया जाता है, एंड जो सोसाइटी है वो गर्ल की अपब्रिंगिंग ही ऐसे करते हैं कि जो लड़की है वो हमेशा चार दीवारी तक ही सीमित रहे एंड अपने पति पर डिपेंडेंट रहे। तो इस कारण जो फेमिनिस्ट राइटर्स है वो इस तरह की फैमिली इंस्टीट्यूशन को अपोज करते हैं बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, वही कहीं ना कहीं आगे जाकर वुमेन की सफरिंग का कारण बनती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेंज इन द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन। फेमिनिस्ट राइटिंग्स जो थी वो वुमेन के जो सालों से सोसाइटी में रोल चले आ रहे हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। वुमेन का जो रोल है, जैसे वो घर के कामकाज करती है, पति की सेवा करती है, बच्चों को पैदा करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी ट्रेडिशनल रोल्स
को फेमिनिस्ट राइटर्स जो हैं वो डिमोलिश करना चाहते थे एंड ये अपने लिटरेचर्स में इस चीज के बारे में बात करते थे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिशन टू मोनोगैमस मैरिज। मतलब कि फेमिनिस्ट राइटर्स जो थे वो मोनोगैमस मैरिजेस के अगेंस्ट है। मोनोगैमस मैरिज का मतलब होता है एक हस्बैंड एक वाइफ मैरिज सिस्टम जो है, यानी कि सिंगल मैरिज सिस्टम को जो है मोनोगैमस मैरिज सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रथा को जो है जो आपके फेमिनिस्ट राइटर्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज इस प्रथा के कारण जो फीमेल है वो पूरी लाइफ एक ही पति के साथ गुजार देती है, जो ना उसके साथ प्यार करता है ना उसको रिस्पेक्ट करता है, इवन उसके साथ जो है घरेलू हिंसा भी होती है। लेकिन फिर भी जो वुमेन है वो थ्रू आउट लाइफ उसी एक पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करती है। तो ये होती है मोनोगैमस मैरिज, जब एक ही शादी के उस बंधन में जो है औरत बंधी रहती है। बिकॉज इस सिस्टम में जो मैन है वो थ्रू आउट लाइफ अपनी वाइफ को अपनी दासी बनाकर रखता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो इसीलिए मोनोगैमस मैरिज के अपोजिशन में थे आपके जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो वुमेन है उनको अगर उनके एक शादी नहीं चल पाई तो वो उससे डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी करें। इस चीज़ के भी फेवर में थे कि औरतों को सफ़र नहीं करना है, अगर उनकी शादी नहीं चल पा रही है या उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उन्हें अपने पति को जो है छोड़कर अपनी लाइफ जो है कैरी ऑन करनी चाहिए। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्सुअल फ्रीडम। कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट राइटर्स के अकॉर्डिंग वुमेन को सेक्सुअल फ्रीडम दिया जाना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग वुमेन को अपनी इच्छा अनुसार सेक्सुअल अफेयर स्थापित करने की फ्रीडम होनी चाहिए, उन्हें तोड़ने की फ्रीडम होनी चाहिए। इनका मानना था कि सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना एक औरत का पर्सनल मैटर है, जिसमें सोसाइटी को तब तक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक इससे दूसरों को कोई हानि ना पहुंचती हो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो फेमिनिस्ट राइटर्स जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिस्टम के भी अगेंस्ट है। एंगल्स ने लिखा था कि मेल अपनी निजी संपत्ति को अपने अगले वंशज तक पहुंचाने के लिए औरतों से शादी करते हैं एंड उनसे तब तक बच्चे पैदा करवाते हैं जब तक उनका लड़का पैदा नहीं हो जाता एंड औरतों को दास बनाकर रखते हैं। तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट हैं फेमिनिस्ट राइटर्स एंड इस चीज को भी ये अपनी राइटिंग के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। मतलब कि फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग फीमेल पर जो मेल डोमिनेशन का मेन कारण है वो है फीमेल का फाइनेंशियली मेल पर डिपेंडेंट रहना। तो फेमिनिस्ट राइटर्स चाहते हैं कि फीमेल को एजुकेट किया जाए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए एंड फीमेल को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ओके, तो ये थे फेमिनिस्ट राइटर और फेमिनिस्ट लिटरेचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं वो अपने फेमिनिस्ट लिटरेचर्स के थ्रू फीमेल पर मेल डोमिनेशन को एक्सप्रेस किया करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे मेल डोमिनेशन को। एंड ये जो फीमेल फेमिनिस्ट राइटर्स हैं ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बहुत सालों से लिखती आ रही हैं, लेकिन इनको जो रिकॉग्निशन है वो 1960 में मिली थी अमेरिका में, जब अमेरिका में फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था एंड ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। एंड 1960 से पहले फीमेल फेमिनिस्ट राइटर्स को उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, उनको कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं था। हालांकि इंडिया में फेमिनिस्ट राइटर्स एंड इस फेमिनिस्ट कैनन की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो नेक्स्ट जान लेते हैं प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्टिंग फेमिनिस्ट कैनन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। मीन्स कि हम जानेंगे कि इंडिया में इंग्लिश में फेमिनिस्ट वर्क्स लिखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फेमिनिज्म बेस्ड राइटिंग्स लिखने में क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो लैंग्वेज को लेकर थी, बिकॉज इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फॉरेन लैंग्वेज थी। तो इंडियन लोग जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज से उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे, कुछ ही लोग थे जो इंग्लिश लैंग्वेज को लिख और पढ़ पाते थे। तो इस दौरान इंडिया में इंग्लिश फेमिनिस्ट वर्क्स लिख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उस दौरान इंडिया में इंग्लिश में फेमिनिस्ट वर्क्स लिख पाना मुश्किल हो रहा था ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज उतनी आती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा। हालांकि अब तो इंडिया में काफ़ी वर्क्स हैं फेमिनिस्ट वर्क्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द राइटर्स क्लेम टू राइट सेंसिटिवली एंड दैट द जेंडर डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर दैट का टी मिसिंग है, आप इसको करेक्ट कर लेना। मीन्स कि बहुत से राइटर्स ने क्लेम किया कि वो जेंडर यानी कि मेल फीमेल जो है उनके लिए मैटर नहीं करता है, बट कुछ एरियाज स्टिल थे जो मेल राइटर्स ने फीमेल के पर्सपेक्टिव से नेग्लेक्ट किए थे एंड मेल ओरिएंटेड टर्म में ही डिस्कस किए थे। मतलब कि थे तो मेल भी फेमिनिस्ट राइटर्स, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी जो मेल डोमिनेंस है वो अपनी वर्क्स में शो करना शुरू कर दी थी। उस टाइम पे कुछ वर्क्स थे उनके जहाँ पर उन्होंने फीमेल के पर्सपेक्टिव को नेग्लेक्ट कर मेल ओरिएंटेड टर्म्स को जो है यूज किया था। एंड हालांकि फेमिनिस्ट कैनन में फीमेल राइटर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, बट उनका पर्सपेक्टिव जो था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज इतने समय से ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ही रही थी। तो मेल डोमिनेशन उनमें इस एक्सटेंट तक रूटेड हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा उनके अंदर ये समा चुकी थी कि वो प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्ट्स के दौरान जो है फील की जा सकती थी। मतलब कि कहीं ना कहीं जो मेल वॉइस थी, जो मेल ओपिनियन था, वो फीमेल की राइटिंग्स में भी झलक जाता था।
एंड दोनों मैन और वुमेन जो हैं वो सेम पैट्रियार्कल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो दोनों की राइटिंग्स में इस पैट्रियार्की का इन्फ्लुएंस मिल जाता था। मतलब कि एक ट्रू फेमिनिस्ट कैनन कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा था, एक ट्रू फेमिनिस्ट राइटिंग जो है नहीं मिल पा रही थी। एंड अगर इंडियन फीमेल इंग्लिश राइटिंग्स को देखें तो हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जो सक्सेसफुल वुमेन राइटर्स रही हैं उनके वर्क्स मेल के सिमिलर क्वालिटीज़ रखते हैं, मतलब कि उनके वर्क्स कहीं ना कहीं मेल के वर्क्स के सिमिलर होते थे। तो शायद जो फीमेल राइटर्स थी वो मेल के राइटिंग स्टाइल को, उनके राइटिंग क्वालिटीज़ को कॉपी करती थी। तो इससे क्या हुआ, न्यू नरेटिव टेक्निक्स और न्यू मोड ऑफ राइटिंग जो है मिलना बहुत ज़्यादा रेयर हो गया। मतलब कि ऐसी न्यू नरेटिव टेक्निक्स जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से फेमिनिस्ट को मार्क करे, उनको सिंबलाइज करे एंड फीमेल के यूनिक एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करे, इस तरह की न्यू नरेटिव टेक्निक्स वाले वर्क्स जो है फीमेल नहीं लिख रही थी। हालांकि कुछ वुमेन राइटिंग्स ऐसी थी जो सोशल रियलिज्म बेस्ड थी, यानी कि जिनमें वुमेन ने सोसाइटी की रियलिटी, उनके कस्टम, उनके बिलीफ के बारे में बात की थी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इंडियन फेमिनिज्म को फेस करनी पड़ी वो ये थी कि इंडियन इंग्लिश वुमेन राइटर्स जो थी वो अपना टैलेंट ओपनली शो नहीं कर रही थी। एंड उनकी जो राइटिंग स्किल थी, जो उनका क्राफ्ट था, जो उनका राइटिंग टैलेंट था, उनकी क्रिएटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। मतलब कि इंडियन इंग्लिश वुमेन ऑथर्स का जो फोकस था वो आर्ट एंड ब्यूटी की ओर ज़्यादा था रेदर देन फेमिनिस्ट राइटिंग्स। एंड ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी की सभी फीमेल इंडियन इंग्लिश राइटर्स ऐसी थी, बिकॉज कुछ वुमेन ऐसी भी रही हैं जिन्होंने अपने ओन इनोवेशंस एंड अपने ओन थॉट्स को जो है एक्सप्रेस किया एंड अपने व्यूज़ को कन्वे करने में वो सक्सेसफुल भी रही, इसीलिए फिर उन्हें जो है वुमेन राइटर कंसीडर भी किया गया। एंड ऐसी वुमेन जो है सक्सेसफुल रही बिकॉज इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, उनको जस्टिफाई किया एंड इनके वर्क्स जो थे वो बेसिकली वुमेन लाइफ से रिलेटेड थे, जिनमें मैन बेस्ड प्रिंसिपल एंड मैन बेस्ड वैल्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि मेल डोमिनेशन जो है वो फीमेल राइटिंग्स में दिख जाती थी, लेकिन कुछ वुमेन की राइटिंग्स ऐसी नहीं थी, उनकी जो राइटिंग्स थी वो कुछ इनोवेटिव थी एंड रिफॉर्मिस्ट थी। ओके, तो ये थी प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट जान लेते हैं फेमस इंडियन फेमिनिस्ट राइटर्स, यानी कि इंडिया के फेमस फेमिनिस्ट राइटर्स जो इंग्लिश में इंडिया में लिखा करते थे। तो ये कुछ फीमेल फेमिनिस्ट राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग कंट्रीब्यूशन से लोगों के माइंड को चेंज किया एंड वुमेन लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहले है अनीस जोंग, इन्होंने अपना वर्क दिया अनवीलिंग इंडिया। सेकेंड है शशि देशपांडे, इनका फेमस वर्क रहा है जो फेमिनिस्ट वर्क है द इंट्रूजन, जो इन्होंने 1997 में दिया था। तो शशि देशपांडे की ये जो स्टोरी है द इंट्रूजन, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस वर्क में हम एज वुमेन एक फीमेल राइटर का कंसर्न देख सकते हैं। ये एक मैरिटल रेप की स्टोरी है। इसमें यंग ब्राइड जो है वो सेक्सुअल रिलेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, बट उसका हस्बैंड उसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बनाता है एंड ऐसे मैरिटल रेप से जो ब्राइड है वो खुद को यूज्ड, पॉल्यूटेड सा फील करती है एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब कि कोई भी उसकी एज वाइफ जो फीलिंग नहीं समझता है। तो इस वर्क द इंट्रूजन के थ्रू जो शशि देशपांडे हैं वो एक तरह से जो है एक मैसेज देना चाहती हैं उस गर्ल का, उन्होंने स्केच बनाने की कोशिश की है जिसका रेप हुआ हो एंड इन्होंने वो एंगर एंड वो फ्यूरी वाली फीलिंग को जो है पोर्ट्रे किया है जो एक वुमेन और एक लड़की फील करती है जब उसका रेप हो जाता है। तो इस वर्क के थ्रू जो शशि देशपांडे जी हैं उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कि मैरिज का मतलब ये नहीं है कि वुमेन की बॉडी वुमेन की नहीं है, उसके हस्बैंड की है। एक वुमेन की जो बॉडी है वो सिर्फ उसी की है एंड उसकी बॉडी पर सिर्फ उसी का राइट है, ना कि उसके हस्बैंड का। तो ये मैसेज जो है ये स्टोरी देती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस फेमिनिस्ट वर्क रहा है शशि देशपांडे का। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कमला दास का द सनशाइन कैट, ये एक फेमस पोएम है एंड नेक्स्ट वर्क भी कमला दास जी का ही है, वो है एन इंट्रोडक्शन, ये भी एक पोएम है। तो मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फेमिनिस्ट राइटर्स के, ये इंडियन फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, तो आपको ये एग्जाम में लिखने हैं बिकॉज आपको एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना। ओके, तो यही था फेमिनिज्म और इंडियन इंग्लिश राइटर्स के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।